नमस्कार, मैं पूजा रॉय और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिनसे विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और वह व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं शिल्पांचल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी नेता नंद बिहारी यादव जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी स्काई चैनल को मेरे तरफ से आभार एवं धन्यवाद आने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि शिल्पांचल में क्या देखें तो पूरे पश्चिम बंगाल में जो हिंदी माध्यम से पढ़कर युवा निकले हैं, आज बंगाल में उनके लिए रोज़गार नाम मात्र का है। उन बच्चों को, उन युवाओं को जो हिंदी माध्यम से अपनी गरीबी के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ के तो निकले हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ रोज़गार नहीं है और जिसके कारण उन्हें बंगाल छोड़कर बाहर राज्यों में जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप एक अधिवक्ता है, क्या राय देना चाहते हैं उन युवाओं को और कितना हद तक यह सही है? भाषा के आधार पर शिक्षा का भेदभाव करना कितना हद तक सही है? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 में शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वह एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को, हर बच्चों को शिक्षित करना यह सरकार का काम है और विशेषकर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था। यह संवैधानिक हक बनता है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की आपने बात कहा और हिंदी माध्यम से जो बच्चे पढ़ कर के निकले हैं, यहाँ भाषायिक शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या थी, खासकर विशेषकर हिंदी भाषियों की। इसकी मांग 60-70 के दशक से ही, आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। 70 के दशक से हुई। 80 के दशक में हम लोगों ने इस आवाज़ को थोड़ा बुलंद किया और सबसे पहला प्रॉब्लम था, पहले माध्यमिक परीक्षा में हिंदी में प्रश्न पत्र नहीं आता था। बंगला वालों को बंगला में आता था, नेपाली में आता था, उर्दू में आता था। जो अन्य विषयों की परीक्षा होती थी, इतिहास, भूगोल या जो भी, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में देना पड़ता था। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई चली, जिसके बाद जो है 2011 के पहले वाम फ्रंट जाते जाते सरकार 2 विषयों को हिंदी माध्यम करके गई और तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो दीदी की सरकार है, ये सराहनीय है। मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ हिंदी भाषी समाज की तरफ से कि उन्होंने माध्यमिक परीक्षा में हिंदी में प्रश्न पत्र देने की उन्होंने अनुशंसा जारी कर दी। अभी जो उसके बावजूद भी जो समस्याएं हैं, जो आपने बताया कि बंगाल से बाहर जा रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है और यह हिंदी भाषी समाज के लिए एक चुनौती है। खासकर जो हिंदी भाषी समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, उनको इन पर मंथन करना चाहिए। जो राजनेता हैं, इसमें मेरा जहाँ तक सुझाव है और ये कहना है कि यह समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। हिंदी भाषियों की जो संख्या है पश्चिम बंगाल में करोड़ों की तादाद में, अगर हिंदी भाषियों की शिक्षा और संस्कृति में सुधार हो तो यहाँ के विधानसभा में कम से कम 20% हिंदी भाषा भाषी लोग सदस्य होंगे। और जो माध्यमिक स्तर के परीक्षा के बाद जो प्रॉब्लम आता है, यह भाषायिक समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री 2011 में जब चीफ मिनिस्टर बनी, तो विधानसभा की दूसरी कैबिनेट बैठक में, सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक में उन्होंने हिंदी भाषा को द्वितीय राजभाषा की दर्जा होने की घोषणा की, डिक्लेरेशन किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सबसे पहला मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि जो आपने 2011 में अपने सरकार के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट की बैठक में जो आपने घोषणा किया था कि हिंदी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए, उसको आप अधिसूचना जारी करें, जिससे कि हिंदी भाषा को जानने वाले लोग राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी भाषा में अपना वो जो पत्राचार कर सकें, आवेदन का आदान प्रदान कर सकें, उनको कोई समस्या नहीं होगी। और जहाँ तक हिंदी राष्ट्रीय भाषा है
राजभाषा है, राष्ट्रीय स्तर तक इसको एक समन्वय का भाषा माना जाता है। तो जहाँ तक रोजी रोजगार हिंदी माध्यम के बच्चों का जो पलायन की बात आपने कहा कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, यह बात अभी बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। और हिंदी भाषा का जब तक विकास नहीं होगा सरकारी स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा जिस दिन पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, बंगाल के किसी भी कोने में हिंदी भाषा को जानने वाले लोग अपनी मातृभाषा के माध्यम से वह अपना पत्रचार कर सकेंगे राज्य सरकार के कार्यालयों में। उस दिन ये सारी भाषाई समस्या खत्म हो जाएगी। और राज्य सरकार में भी मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो बंगाल में हिंदी भाषा भाषी समाज के लोग रहते हैं, उनके मातृभाषा में यहाँ की चतुर्थ वर्गीय नौकरियाँ जो है, ग्रुप डी की नौकरी है, चाहे वो बंगाल पुलिस का कांस्टेबल को हो या फोर्थ वर्ग क्लास की जो भी नौकरियाँ हैं, उसमें बंगला, नेपाली, उर्दू को जिस तरह से मान्यता दी गई है, उसी तरह से हिंदी को भी उसमें अनुशंसित करें, जिसमें वो अपनी भाषा में परीक्षा दे सके और यहाँ के राज्य सरकार की सेवा कर सके। इसलिए कि हिंदी भाषियों की आबादी बंगाल में एक बहुत ही बड़े स्तर पर है, जो बंगाल में सरकार को बनाती हैं, सरकार को चलाती हैं और बंगाल के विकास के लिए हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कभी बंगाल की सरकार इसका इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से बंगाल में जो भी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी है, उसमें जो भाषाओं को जिस तरह से बंगला, नेपाली, अंग्रेजी को मान्यता मिली है, उस तरह से हिंदी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल में एक हिंदी की लाखों नहीं करोड़ों आबादियाँ यहाँ बसती है और उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे राज्य पर निर्भर होना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो भाषा के कारण यहाँ पर वो वैकेंसी ये नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर वो भागीदारी नहीं निभा पाते हैं। सही कहा आपने। अब हिंदी भाषा से थोड़ा हट के जो अभी बंगाल में कहे तो क्या पूरे देश में CBI ED का मुद्दा चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है या फिर इसके बारे में आप अपना क्या राय रखते हैं? देखिए, ये तो बात आपको एक प्रश्न जो उठा दिए, CBI और ED या इनकम टैक्स IT, ये तीन जो संवैधानिक संस्था है केंद्रीय जांच एजेंसी का, और विशेषकर CBI और ED, यह गृह मंत्रालय का अधीन आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन, जो होम स्पेशल है, गृह विशेष विभाग है, उसके अधीन आता है, जिसका मंत्री हैं अमित शाह। जो वर्तमान परिस्थिति में आपने सवाल उठाया, बहुत ही कड़वा शब्द है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग समाजवाद, सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं, हम लोग सच बोलने का हिम्मत रखते हैं। वर्तमान समय में जिस देश का गृह मंत्री अपराधी हो, गुंडा हो, जो जिला तड़ी पार हो, अमित शाह का आपराधिक इतिहास रहा है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट है उस व्यक्ति के खिलाफ में, वह व्यक्ति अमित शाह, जिसको गुजरात पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, जिसको न्यायालय ने जिला बदर कर दिया, वह व्यक्ति भारत जैसे इतने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश का गृह मंत्री है, जिसका अधीन CBI और ED काम कर रही है। वह पूरी तरह से वह देश में अराजकता, देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक दुराचार का प्रतीक CBI ED है। वर्तमान परिस्थिति में जो CBI ED का प्रयोग भाजपा और RSS संघ के लोग कर रहे हैं, और CBI और ED जिस तरह से बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, इन जो तमाम विरोधी सरकारों पर जिस तरह से CBI और ED को लगा करके वहाँ की सरकार को गिराने का काम किया गया, कई जगह सरकार को अभी भी अपदस्थित करने का काम किया जा रहा है, देश की जनता देख रही है। मैं अंतिम बात इतना कहूँगा कि जिनको भ्रष्टाचार जिनके ऊपर साबित करना चाहती है CBI, भाजपा के लोग करा रहे हैं ना, भाजपा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये द्वारा संचालित है, और ये पूरी तरह से CBI, ED और IT यह केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिकरण कर लिया गया है। यह कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह भाजपा का एक गठबंधन है कि भारत के प्रधानमंत्री
गृह मंत्री सचेत हो जाए। पूरे देश में जो भारत के नागरिक हैं, जो 90% जनता है, वह जान गई है कि किस तरह से आप देश को CBI ED के माध्यम से बर्बाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपने CBI और ED को नहीं आपने बदला और CBI ED एजेंसी भी नहीं बदली और ये राजनीतिकरण नहीं छोड़ा, तो आने वाले समय में देश की जनता भाजपा और CBI और ED के विरुद्ध सड़कों पर मिलेगी। ये आंदोलन शुरू भी हो चुका है कई राज्यों में और आने वाले समय में ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत भारी पड़ेगा CBI और ED का दुरुपयोग, क्योंकि ये पूरी तरह से संस्था जो है राजनीतिकरण के तहत काम कर रही है और विरोधी दल के नेताओं को अपदस्थ करने और उनका छवि खराब करने का काम कर रही है।